नमस्ते, मैं हूं फराह खान और आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इसलिए एक जिम्मेदार नागरिक की तरह मास्क जरूर पहने ताकि कोरोना के खतरे से आप, आपका परिवार और ये देश महफूज रहे। लोग मास्क पहनने को लेकर जागरूक हों, इसके लिए न्यूज 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है जिसका नाम है #मास्क पहनो इंडिया, क्योंकि आज हर भारतवासी का एक ही संकल्प है, कोरोना को हराना है, देश को बचाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ममता सरकार के 43 मंत्री आज शपथ लेंगे। वहीं शपथ से पहले राज्यपाल और ममता विवाद सामने आ गया। शपथ लेने वाले संभावित नेताओं के खिलाफ राज्यपाल ने जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। ममता बनर्जी कैबिनेट के शपथ लेने के कुछ घंटे पहले बंगाल के राज्यपाल ने ममता सरकार के 4 पूर्व मंत्रियों और टीएमसी नेताओं फिरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी, मदन मित्रा और शोभन चैटर्जी पर मुकदमा चलाने के लिए सीबीआई को मंजूरी दे दी है। ये सभी नारदा घोटाले के आरोपी हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की दवाइयों और मेडिकल उपकरणों पर जीएसटी से छूट की मांग पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने ममता को जवाब दिया है। सीतारामन ने लिस्ट जारी कर बताया कि कोरोना से संबंधित उत्पादों पर 3 मई को ही जीएसटी में छूट दे दी गई थी, तो वहीं कस्टम ड्यूटी पहले ही माफ हो चुकी है। दरअसल ममता बनर्जी ने पीएम को चिट्ठी लिखकर मेडिकल उपकरणों, दवाइयों और कोरोना संबंधित सभी उत्पादों में लगने वाली कस्टम ड्यूटी और जीएसटी में छूट की मांग की थी। पश्चिम बंगाल में कोरोना के मामलों ने रफ्तार पकड़ ली है। पिछले 24 घंटे में राज्य में पहली बार 19,441 नए मामले सामने आए, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। वहीं इस दौरान 124 लोगों की मौत हो गई और इसी के साथ राज्य में अब तक कोरोना से हुई मौत का आंकड़ा 12,327 हो गया है। अच्छी बात यह रही कि इन 24 घंटों में 18,000 से ज्यादा मरीज ठीक होकर अपने घर लौट गए। देश मेडिकल इमरजेंसी से गुजर रहा है और इस मुश्किल दौर में देश में कई ऐसे शहरों में मरीजों के आसपास गिद्धों की गैंग घूम रही है। इन गिद्धों के गुनाह देखकर पहले तो आप हैरान रह जाएंगे, फिर खुद से यही सवाल करेंगे कि क्या ये सच में हमारे ही देश के लोग हैं जो अपने ही लोगों को सरेआम ऐसे लूट रहे हैं जैसे इंसानों पर गिद्ध टूट रहे हों। कितने? कोरोना महामारी में लोगों का दर्द और आंसू देखकर रूह कांप जाती है, लेकिन इंसानों की शक्ल में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन्हीं आंसुओं को मुनाफाखोरी का ऑक्सीजन समझते हैं। कोरोना से पीड़ित मरीजों, तीमारदारों और परिवारों को दवा, इंजेक्शन और एम्बुलेंस के नाम पर सरेआम लूटने वालों को न्यूज 18 की टीम पूरे देश में बेनकाब कर रही है। ऐसे गिद्धों के लिए पीड़ितों ने दुनिया की सबसे सख्त सजा की मांग की है। न्यूज 18 ऐसे लोगों का सच आपको दिखाता रहेगा। कोरोना की मेडिकल इमरजेंसी के दौरान कालाबाजारी करने वाले मुनाफाखोरों का पर्दाफाश करने में अपनी अहम भूमिका निभाता रहेगा। आज आपको मुनाफाखोरी और कालाबाजारी करने वाले अलग अलग शहरों में मौजूद गिद्धों के चेहरे दिखाते हैं। यूपी के लखीमपुर खीरी में कोरोना के एक मरीज को गाजियाबाद के हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। सदर कोतवाली इलाके में रहने वाले पीड़ित परिवार ने एम्बुलेंस वालों से बात की। कोई गाजियाबाद चलने को राजी नहीं हुआ क्योंकि एम्बुलेंस वालों ने बताया कि उनके पास ऑक्सीजन नहीं है। लेकिन जब परिवार वालों ने कहा कि ऑक्सीजन का इंतजाम उन्होंने कर लिया है, तो एक एम्बुलेंस वाले ने दूसरे एम्बुलेंस चालक को मोबाइल फोन से कॉल किया। इसके बाद देखिए कैसे मरीज की मजबूरी में गिद्ध को अपना मुनाफा नजर आने लगा। कि भैया लोग यहीं पे गाड़ी खड़े अपनी है, ऑक्सीजन इनकी है, ठीक है, जाना छोड़ने हैं, बताओ इनको खर्चा पानी अगर तुम भेजो अपनी, वरना तो फिर कई लोगों से बात कर चुके हैं यहाँ पे। हाँ बताओ, पूछ के बताइए, हैंड फ्री है फोन, जो कुछ बताना है बताओ।
हाँ, उनके पास जितनी है वो अपना लगाएंगे, हम लोगों के पास किसी के पास है ही नहीं। इतनी है वहाँ तक पहुँच जाएगी। फुल है इनके पास फुल जम्बू है यार, 8-9 घंटे तो चलबे करेगी। देखिए हाँ 9 घंटा हो जाएगी जम्बू तो नॉर्मल लेवल। हाँ गाजियाबाद फोर्टिस हॉस्पिटल भैया, फोर्टिस हॉस्पिटल गाजियाबाद का, फोर्टिस हॉस्पिटल। पैसे बताओ भैया। 35,000 रुपये लगे। कितने? 35,000 रुपये। 35 की 35? 33,000 यार। 33,000 बिना सिलेंडर बहुत ज्यादा बता रहे हो यार। यकीन कर पाएंगे आप, लखीमपुर खीरी से गाजियाबाद तक बिना सिलेंडर वाली एम्बुलेंस का किराया 33,000 रुपए, यानी 1 किलोमीटर का किराया करीब 76 रुपए। कोरोना मरीज की उखड़ती सांसों में काली कमाई तलाशता एम्बुलेंस वाला 430 किलोमीटर के लिए 33,000 रुपए की मांग को बिल्कुल जायज ठहराने लगा। पीड़ित परिवार ने एक बार फिर उससे गुहार लगाई। इस बार उसका जवाब पहले से ज्यादा चौंकाने वाला था। यार 33,000 रुपये तो बहुत ज्यादा है यार। आप भी बताइए भैया जितना हुआ। अब देख लो यार, 33 से पहले तुमने इतना बता दिया, फिर हम लोग कैसे कर पाएंगे यार। 33,000 तो बहुत होता है यार। कितना? 33,000 बता रहे हो ना आप? जी भैया। तो यार देख लो, 33,000 तो बहुत पैसे हुए। अरे भैया गाड़ियाँ तो लखनऊ लोग जाने वाले 30,000 रुपये ले, लेकिन अब तो भैया लखनऊ 33,000 रुपये ले रहे हो तुम? ले रहे थे, ले रहे लोग। तो यार देखो, हमें लोग से मतलब नहीं, आप बताओ कितना। अरे अपना जो हो जाए बताओ इनको, साफ सुथरी, वरना ये आगे देखो। हाँ 30,000 रुपये हो जाएगा। 30 में? उससे कुछ और गुंजाइश नहीं करोगे? भाई साहब बिल्कुल सही जाए, बता दिया। नहीं, इससे मतलब हो पाएगी नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमको अर्जेंट चाहिए भैया। तुरंत भैया सही बता दिया पैसे आपको। मतलब इससे कम में नहीं हो पाएगा? चलो हम देखते हैं, बात करते हैं। जैसा होगा हम बता देंगे भैया, ठीक? भैया हम कह रहे हैं जैसा होता है, हम 1-2 लोगों से और पूछ लें, अगर कोई कम में करेगा तो हम उसको ले जाएंगे, है ना? ठीक है भैया। क्या भैया नाम क्या है आपका? गिद्ध बनकर कोरोना मरीजों की मेडिकल इमरजेंसी का फायदा उठाने वाले मुनाफाखोर एम्बुलेंस ड्राइवर ने अपना नाम नहीं बताया, लेकिन वो ये दावा करने लगा कि कुछ दिनों पहले तक लखनऊ में ही मरीज को लाने ले जाने का 30,000 रुपए ले रहे थे। खैर, कोरोना काल का गिद्ध इतना शातिर था कि वो 30,000 रुपए इतनी आसानी से नहीं जाने देना चाहता था। इसीलिए उसने एक दांव और लगाया। देखिए, एम्बुलेंस वाले मुनाफाखोर गिद्ध ने इस बार लखीमपुर खीरी से गाजियाबाद जाने के लिए कितने रुपए मांगे। 28,000 रुपये दे देना, ठीक है? अच्छा, चलो ठीक है। ठीक। 435 किलोमीटर गाजियाबाद लाल कुआं से 5 किलोमीटर आगे। 27,500 ये बता रहा हूँ, बोलेरो है उनकी। 2800 बता रहा है। ऑक्सीजन मिलेगी। लखीमपुर खीरी के पीड़ित परिवार ने 28 से 30,000 रुपए मांग रहे एम्बुलेंस वाले को खारिज कर दिया, लेकिन उसकी पूरी बातचीत का ऑडियो स्टिंग कर लिया। कोरोना महामारी में वायरस के साथ साथ ऐसे मुनाफाखोरों ने लोगों की एक एक सांस को और भी मुश्किल बना दिया है। देश के कई शहरों में कोरोना काल के गिद्ध अलग अलग रूप में सामने आ रहे हैं। कोरोना काल के गिद्धों की मुनाफाखोरी देशद्रोह की हद तक पहुंच चुकी है। अपने ही देश के लोगों को लूटने वाले एक ऐसे ही एम्बुलेंस चालक का हैरान करने वाला सच सामने आया है। गुरुग्राम पुलिस के मुताबिक एक एम्बुलेंस चालक ने कोरोना मरीज को गुरुग्राम से लुधियाना तक ले जाने के लिए 1,20,000 रुपए वसूले। एम्बुलेंस चालक ने लुधियाना तक बुकिंग ली, कोरोना मरीज को लुधियाना छोड़ा, गुरुग्राम से लुधियाना के लिए 1,20,000 रुपए लिए, 360 किलोमीटर के लिए 1,20,000 रुपए वसूले। कोरोना मरीज के परिवार ने पुलिस से शिकायत की। एम्बुलेंस का किराया हवाई जहाज से भी ज्यादा। गुरुग्राम पुलिस एम्बुलेंस चालक की बेहिसाब वसूली के मामले की जांच कर रही है। वहीं गुरुग्राम की एम्बुलेंस यूनियन का दावा है कि जो एम्बुलेंस मरीज को लुधियाना लेकर गई थी वो यहां की नहीं थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या वो एम्बुलेंस वाला इस देश का नहीं था? क्या उस एम्बुलेंस चालक के पास दुनिया की सबसे हाईटेक एम्बुलेंस है?
क्या उस एम्बुलेंस के चालक को ये नहीं मालूम कि 350 किलोमीटर का किराया ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? खैर, कोरोना काल में पीड़ितों को इस कदर लूटने वालों को ही देशद्रोही गिद्ध कहा जा रहा है। गुरुग्राम में ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत है। अस्पतालों और जरूरतमंद मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, लेकिन कुछ लोग बेखौफ होकर प्राणवायु की कालाबाजारी कर रहे हैं। गुरुग्राम ड्रग कंट्रोलर विभाग और पुलिस ने एक सांस के लिए संघर्ष कर रहे कोरोना मरीजों की जरूरत वाली ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वाले रैकेट का भंडाफोड़ किया है। महाराष्ट्र से ट्रक में सैकड़ों ऑक्सीजन सिलेंडर भरकर गुरुग्राम लाए गए थे। गुरुग्राम के बादशाह थाने की पुलिस के मुताबिक एक सिलेंडर की कीमत 12,000 रुपए के आसपास है, लेकिन उसे 34,000 रुपए में बेचा जा रहा था। यानी 3 सिलेंडर के दाम वसूल कर 1 सिलेंडर दिया जा रहा था। मुनाफाखोरों ने पुलिस को बताया कि कालाबाजारी में शामिल 3 गिद्धों ने सिर्फ 2 घंटे में 250 से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर बेच दिए। पुलिस के मुताबिक इनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर का लाइसेंस भी नहीं था। कोरोना मरीजों से बेहिसाब वसूली के अलावा मेडिकल उपकरण के नाम पर उनसे धोखाधड़ी करने वाले गिद्ध भी कम नहीं हैं। दिल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हुई तो कुछ गिद्धों ने अपने शातिर दिमाग से धोखाधड़ी की नई साजिश बनाई। आपकी टीवी स्क्रीन पर जो ऑक्सीजन सिलेंडर नजर आ रहे हैं, दरअसल ये फायर एक्सटिंग्विशर है, यानी आग बुझाने के काम आने वाले सिलेंडर। लेकिन मुनाफाखोर और कालाबाजारी करने वाले शातिर गिद्धों ने इनका लाल पेंट हटाकर काला पेंट कर दिया ताकि ये ऑक्सीजन सिलेंडर की तरह दिखने लगे। उसके बाद इनमें ऑक्सीजन भरकर इकट्ठा कर रहे थे। दिल्ली के अलीपुर इलाके में चल रहे कोरोना काल के गिद्धों की इस साजिश के बारे में पुलिस को खबर मिली। छापा मारा तो मालूम हुआ कि 532 फायर एक्सटिंग्विशर को ऑक्सीजन सिलेंडर बनाकर बेचने की तैयारी थी। पुलिस के मुताबिक 4.5 लीटर के सिलेंडर को ये मुनाफाखोर गिद्ध 13,000 रुपए में बेच रहे थे। पुलिस ने रवि शर्मा, मोहम्मद अब्दुल और शंभू शाह को गिरफ्तार कर लिया है। कोरोना मरीजों की जरूरत से जुड़ी हर चीज की कालाबाजारी और मुनाफाखोरी होने लगे तो इसे आप क्या कहेंगे? साउथ दिल्ली के लोधी कॉलोनी इलाके में बार से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी का पर्दाफाश हुआ। पुलिस के मुताबिक लोधी कॉलोनी सेंट्रल मार्केट में दुकान नंबर 9 और 10 नवनीत कालरा की, उसी के रेस्टोरेंट एंड बार में 419 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की जमाखोरी की गई थी। मोबाइल फोन के जरिए जरूरतमंदों से संपर्क करके इनकी कालाबाजारी हो रही थी। एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए 70,000 रुपए वसूले जा रहे थे, जबकि पोर्टेबल कंसंट्रेटर सिर्फ 40 से 45,000 रुपए में मिलता है। पुलिस ने मुख्य आरोपी गौरव सूरी, सतीश सेठी, विक्रांत और हितेश को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से 100 प्राइस स्टिकर भी बरामद किए गए, यानी कालाबाजारी करने के लिए मनमाना रेट स्टिकर लगाकर ये गिद्ध मुनाफाखोरी करते थे। कोरोना ने सारे देश को बेहाल कर रखा है, लेकिन इंसान होकर भी ये लोग न जाने किस मिट्टी के बने हैं कि परेशान लोगों की मदद करने के बजाय गिद्ध बनकर उन्हें दिन रात लूट रहे हैं। दिल्ली में कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में कोरोना के 13,336 नए मामले सामने आए हैं, जो कल के मुकाबले करीब 4,000 कम है। वहीं कोरोना की वजह से 24 घंटे में 273 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में अब तक कोरोना से 19,344 की मौत हो चुकी है। वहीं 24 घंटे में 14,738 लोग ठीक भी हुए हैं। फिलहाल दिल्ली में कोरोना के 86,232 सक्रिय मामले हैं। दिल्ली में संक्रमण दर पिछले 3 हफ्ते में सबसे कम 6.51% दर्ज की गई है, तो वहीं रिकवरी दर 92% हो गई है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्र पर हमला बोला है। मनीष सिसोदिया ने केंद्र पर लोकप्रियता के लिए वैक्सीन विदेश भेजने का आरोप लगाया। सिसोदिया ने आरोप लगाया कि देश में वैक्सीन की कमी होने के बावजूद केंद्र सरकार ने 6.5 करोड़ वैक्सीन की डोज विदेशों में निर्यात कर दी। सेंट्रल गवर्नमेंट से यह अपेक्षा थी कि वो देश में कोरोना मैनेजमेंट करेगी, वो अपनी इमेज मैनेजमेंट कर रही थी इंटरनेशनल लेवल पे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार अपनी इमेज बनाने में जुटी हुई थी। हम ये नहीं कह रहे कि अंतर्राष्ट्रीय बरादरी के सामने हम कहें कि हम कोई सहयोग नहीं करेंगे। दूसरों की मदद करना अच्छी बात है, करनी भी चाहिए, लेकिन अपनों की कीमत पे नहीं, अपने लोगों की जान की कीमत पे नहीं करनी चाहिए। जिस समय हमारे देश के लोगों को वैक्सीन की जरूरत थी, हमारे सारे राज्य वैक्सीन मांग रहे थे और हम कह रहे थे अभी केवल 60 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। उस समय हम 6.5 करोड़ वैक्सीन विदेशों को दे रहे थे।
सिर्फ इमेज मैनेजमेंट के लिए। दिल्ली सरकार ने कोरोना की वजह से एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है। मतलब ये कि अब दिल्ली में 17 मई सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन लागू रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार लॉकडाउन पहले से ज्यादा सख्त होगा, क्योंकि इस बार राज्य सरकार ने कोरोना को फैलने से रोकने के लिए मेट्रो को भी बंद कर दिया है। लॉकडाउन के दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को ही आने जाने की इजाजत होगी। मजबूरीवश अभी एक हफ्ते का लॉकडाउन और बढ़ाया जा रहा है। कल सुबह 5 बजे ये लॉकडाउन ख़त्म होना था, लेकिन अब ये अगले सोमवार को 5 बजे तक के सुबह 5 बजे तक के लिए बढ़ाया जा रहा है और इस बार थोड़ा सा और सख्त किया जा रहा है। कल से दिल्ली के अंदर मेट्रो भी चलना बंद हो जाएंगी। हमारी कोशिश है कि जितना ज़्यादा इसको लॉकडाउन को सख्त किया जाएगा उतना तेज़ी से हम सब लोग कोरोना पे काबू पा पाएंगे। मेरी आप सबसे निवेदन है, जिस तरह से अभी तक आप लोगों ने सरकार का साथ दिया, जिस तरह से अभी तक आप लोगों ने पूरा लॉकडाउन का पालन किया, इसी तरह से आने वाले समय में भी आप सब लोग लॉकडाउन का पालन करेंगे। वैज्ञानिक इंजेक्शन की जांच करके पता लगा चुके हैं कि ये मानकों के हिसाब से ठीक बना है या नहीं। दवा का मिश्रण बनने के बाद इंजेक्शन तैयार हो चुका है, यानी दवा अब बिकने के लिए तैयार है। लेकिन अभी तक दवा बनाने वाली कंपनी ही जानती है कि इन शीशियों में कौन सा इंजेक्शन है। 24 घंटों में महाराष्ट्र में कोरोना के 48,401 मामले सामने आए हैं। मरीजों की संख्या एक दिन पहले के आंकड़े के 5,204 कम रही। महाराष्ट्र में कोरोना के कुल मामले अब 51 लाख के पार पहुंच गए हैं। राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण ने 24 घंटे में 572 लोगों को मौत की नींद सुला दिया। वहीं कुल 60,226 मरीज 24 घंटे में ठीक होकर घर लौटे। मुंबई में भी एक दिन पहले के मुकाबले आंकड़ों में कमी आई। कल जहां 2,678 मामले दर्ज हुए थे, वहीं आज 2,403 मामले सामने आए हैं, जबकि एक दिन में 68 लोगों की मौत हुई। देश में कोरोना की दूसरी लहर के साथ साथ एक और वायरस का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस वो खतरा है जो कोरोना से रिकवर होने वाले मरीजों में फैल रहा है। ब्लैक फंगस एक तरह का वायरस ही है जिसका वक्त पर इलाज ना किया जाए तो ये जानलेवा साबित हो सकता है। गुजरात में ब्लैक फंगस की वजह से एक महिला की मौत हो चुकी है और महाराष्ट्र में 8 लोग अपनी एक आंख गंवा चुके हैं। कोरोना पर ब्लैक फंगस का कहर। गुजरात में ब्लैक फंगस के 650 केस। महाराष्ट्र में 200 लोग हुए संक्रमित। ब्लैक फंगस का खतरा। देश अभी कोरोना की दूसरी वेव के कहर से जूझ रहा है कि एक और जानलेवा वायरस ने दस्तक दे दी है। कोरोना के बाद म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ गया है। ये बीमारी कोरोना से ठीक हो चुके लोगों को अपनी चपेट में ले रही है। गुजरात और महाराष्ट्र में म्यूकोरमाइकोसिस के मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के करीब 200 मामले तो गुजरात में संक्रमण के 650 मामले सामने आए हैं। गुजरात में ब्लैक फंगस की वजह से एक मरीज की मौत हो गई। ये संजय भाई जानी है। इनकी पत्नी भावना जानी कोरोना से ठीक हुई थी, लेकिन वो ब्लैक फंगस की चपेट में आ गई। संजय ने उन्हें बचाने की लाख कोशिश की, लेकिन भावना की मौत हो गई। मेरी बीवी को पहले कोरोना हुआ था, उसमें इसको दोषी हॉस्पिटल में एडमिट किया था। उसके बाद 2 दिन के बाद मैं ऊपर गया तो देखा दोनों आँख में सूजन आ गई थी। उसके बाद मैंने डॉक्टर को पूछा कि साहब ये क्या है, तो डॉक्टर ने ऐसा बताया कि ये तो मास्क लगाया हुआ इसलिए लोही का सर्कुलेशन नहीं होता, इसलिए सूजन होगी। लेकिन दूसरे दिन फिर भी वापस गए। उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि इसको CT स्कैन कराना पड़ेगा, उसके बाद अपन कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है।
तो सीटी स्कैन करवाने के लिए गए। उसके बाद डॉक्टर को बोला तो डॉक्टर ने ये बताया माइक्रोसिस कोई नाम का दर्द है, ये आपकी बीवी को हो गया, इसके लिए आपको कोई ENT विभाग में दिखाना पड़ेगा। तो हम वहाँ पे गए राजकोट, योगेश पंड्या करके कोई डॉक्टर है उसके पास, तो उसने बताया इसके पीछे 5-6 लाख का खर्चा होगा, लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं, आदमी बचे या न बचे। गुजरात में भी ब्लैक फंगस का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। सूबे में इस बीमारी के अब तक 650 मरीज सामने आ चुके हैं। ब्लैक फंगस का सबसे ज्यादा असर सौराष्ट्र में दिखाई दिया। यहाँ ब्लैक फंगस के 400 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। राजकोट के सरकारी अस्पताल में ब्लैक फंगस के 77 मरीज भर्ती हैं। राज्य में ब्लैक फंगस से एक मरीज की मौत भी हो चुकी है। इस बीमारी के बढ़ते खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने हर बड़े शहर में ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए अलग से वार्ड खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं। यही नहीं, राज्य सरकार ने बीमारी के इलाज में इस्तेमाल होने वाले 5000 एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन मंगवा लिए हैं ताकि वक्त रहते मरीजों की जान बचाई जा सके। दरअसल म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस एक खतरनाक बीमारी है जिसका वक्त पर इलाज न होने की हालत में मरीज की जान भी जा सकती है। डॉक्टरों के मुताबिक ब्लैक फंगस कोरोना की पिछली वेव में भी था, लेकिन इस बार ये ज्यादा खतरनाक दिख रहा है। लास्ट 15-20 दिन से देखें तो म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस अच्छे खासे बढ़ रहे हैं। ये 15-20 दिनों से काफ़ी प्रॉब्लम आ रहे हैं और हम तकरीबन दिन के हर एक ओपीडी में माने तो 5-6 केसेस जो हमारी ओपीडी चलती है उसमें, और पूरी 24 घंटे की हमारी जो इमरजेंसी रहती है उसमें 15 से 20 केसेस हम डेली एडमिट करते हैं। डॉक्टरों के मुताबिक ब्लैक फंगस का ज्यादा खतरा उन लोगों को है जो कोरोना से ठीक हुए हैं या जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है और जो डायबिटीज के पुराने रोग से पीड़ित हैं। इसके अलावा जिन लोगों ने किडनी ट्रांसप्लांट करवाई है उनको भी इस बीमारी का खतरा है। डॉक्टरों का कहना है कि ब्लैक फंगस सीधे दिमाग पर असर करता है। जैसे वायरस होता है, बैक्टीरिया होता है, तो ये फूग अत्र तत्र सर्वत्र रहती है, हर एक जगह पे, हवा में रहती है, कोई भी टेबल पे है, डस्ट पे है, कहीं पे भी होती है। तो जिसका इम्यूनिटी लेवल, रोग प्रतिकारक शक्ति कमज़ोर हो गई है कोरोना के चलते, और जिसको बीमारी है जैसे ब्लड कैंसर है, किसी को जो उसकी ट्रीटमेंट चल रहा है, किसी का लीवर ट्रांसप्लांटेशन है, किसी को किडनी की बीमारी है, वो सभी की इम्यूनिटी जो कमज़ोर हो गई है, तो उसमें ये फूग उसके नाक के जरिए हर एक जगह पे घुस जाती है। नाक में रहती है, साइनसिस में रहती है, वहाँ से लेके फेफड़े में जाती है, आँख में जाती है, स्किन पे आती है, मगज में जाती है। डॉक्टरों के मुताबिक कोरोना से ठीक होने वाले शख्स को अगर आंखों में दर्द और जलन लगे या फिर उसके सिर में लगातार दर्द, ब्लैक फंगस के लक्षण हो सकते हैं। इसके अलावा आधे चेहरे पर सूजन या चेहरे का सुन्न हो जाना, नाक बंद रहना भी ब्लैक फंगस के लक्षण है। अगर किसी शख्स को ऐसे लक्षण दिखाई दें तो उसे फौरन डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। उसको ये इन्फेक्शन न हो उसके लिए उसको बहुत ही ध्यान रखना है। तो जैसे कोविड है, पेशेंट को कोरोना हो चुका है, तो वो एकदम आइसोलेट रहे, मास्क पहने, जरूरत तो डबल मास्क पहने, हैंड सैनिटाइजर करे, कुछ भी नाक में इंजरी ना हो, नाक में उंगली नहीं करे, राइट, वो सब उसको ध्यान रखना है। और उसका शुगर लेवल, सी मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा है कि पेशेंट ये जो आते हैं उसमें 90% ऑफ केसेस का शुगर लेवल हाई रहता है, तो उसको जो शुगर लेवल है उसका एकदम नॉर्मल रेंज में बरकरार करना है। गुजरात ही नहीं बल्कि म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस का खतरा महाराष्ट्र में भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र में अब तक 200 लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 8 लोग अपनी एक आंख गंवा चुके हैं। ब्लैक फंगस के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार अलर्ट पर है। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के बढ़ते खतरे पर महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स के सदस्य और आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर तात्या राव लहाने ने न्यूज 18 से बात की। जिनका इम्यूनिटी कम होता है ऐसे लोगों में वो अफेक्ट करता है। तो अभी जो कोविड में सबको स्टेरॉइड दिया जा रहा है और ये स्टेरॉइड देने के बाद जो उनका इम्यूनिटी कम है वो भी कम हो रही है। तो खाली ये इम्यूनिटी काम कर रही है क्या कोविड भी काम कर रहा है, इसका तो जांच होगा, लेकिन इम्यूनिटी कम होने के बाद होता है
इसके अपने पास ऐसे एग्जैक्ट नंबर नहीं बोल सकते, लेकिन 200 के नज़दीक ये केसेस सामने आए हैं। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों पर कोविड टास्क फोर्स ने राज्य के तमाम अस्पतालों को एक गाइडलाइन जारी की है कि सभी अस्पतालों को बिल्कुल साफ और स्वच्छ रखा जाए। इसके साथ ही राज्य सरकार और कोविड टास्क फोर्स हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। आज से यूपी में 18 जिलों में 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। अब तक 13 लाख से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन लगाने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। इससे पहले सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ और बरेली में ही वैक्सीनेशन हुआ था। अब इसमें 11 और जिलों को भी शामिल किया गया है। इन जिलों के लोग कोविन पोर्टल या आरोग्य सेतु ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन करवाकर टीका लगवा सकते हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच यूपी से राहत भरी खबर आई है। यूपी में नए केस की तुलना में ठीक होने वालों की संख्या में फिर से इजाफा हुआ है। यूपी में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 34,636 मरीज ठीक हुए हैं, तो वहीं एक दिन में 23,333 नए मामले सामने आए। प्रदेश में अब तक 12,54,000 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 2,33,000 एक्टिव मरीज का इलाज अलग अलग अस्पतालों में जारी है। ये आंकड़ा 1 मई के एक्टिव मरीजों से 77,000 कम है। न्यूज 18 लगातार कोरोना काल के गिद्धों को बेनकाब कर रहा है। कोरोना से जूझते मरीज को क्या चाहिए? ऑक्सीजन, दवाइयां और एम्बुलेंस। लेकिन सच तो यह है कि मरीजों के तीमारदारों को इन 3 चीजों के लिए बड़ी कीमत देनी पड़ रही है। खासतौर पर एम्बुलेंस के लिए तो लोगों को पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। 250 किलोमीटर के लिए एम्बुलेंस चालक जरूरतमंदों से 80,000 रुपए किराया वसूल रहे हैं। बड़का एम्बुलेंस हो जाता है? हो जाएगा। कितने दाम किराया ऊपर? 50,000 रुपया चार्ज होगा। 50,000 रुपया चार्ज होगा। कोरोना से त्राहिमाम मचा है। वायरस इंसान के फेफड़ों पर हमला कर रहा है। हर रोज ये महामारी हजारों लोगों की जान ले रही है, तो गंभीर मरीज एक एक सांस के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कोरोना के मरीजों के लिए ऑक्सीजन और एम्बुलेंस सबसे बड़ी जरूरत बन गई है। लेकिन अफसोस की सबसे बड़ी जरूरत के लिए मरीजों के तीमारदारों से मोटी रकम वसूली जा रही है। प्राणवायु यानी ऑक्सीजन के लिए तो जेब ढीली करनी पड़ ही रही थी, अब एम्बुलेंस के लिए भी हजारों रुपए देने पड़ रहे हैं। कोरोना काल में लगातार शिकायतें मिल रही है कि निजी एम्बुलेंस संचालक कोविड मरीज और उनके परिजनों से मनमाने ढंग से किराया वसूल रहे हैं, यानी आपदा में भी अवसर नहीं छोड़ रहे हैं। तो न्यूज 18 आज यही खुलासा करेगा कि आखिर निजी एम्बुलेंस संचालक किस कदर मनमानी कर रहे हैं। कोरोना काल के मुनाफाखोरों का चेहरा बेनकाब करने के लिए हमने ऑपरेशन गिद्ध के तहत आपको दिखाया था कि दिल्ली एनसीआर में एम्बुलेंस चालकों ने किस तरह लूट मचा रखी है। तो आज हम आपको बिहार का हाल भी दिखाएंगे, जहां आपदा में अवसर तलाशने वाले गिद्धों की कमी नहीं है। हमरा सीरियस पेशेंट तो भागलपुर में हॉस्पिटल छोटा एडमिट करे आईसीयू में कोविड मरीज बड़का गाड़ी भ जते तो कते दिया पड़ते तो जल्दी बता दो। 40,000 रुपए लगते। हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम ने सबसे पहले एम्बुलेंस सर्विस देने वाली एजेंसियों का पता ढूंढना शुरू किया। बहुत जल्द हमारी टीम को एम्बुलेंस एजेंसी की एक लंबी लिस्ट मिली, जिसके बाद हमने एक एक कर उन्हें खंगालना शुरू किया। हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने मरीज का परिजन बनकर इन एजेंसियों को कॉल करना शुरू किया। हमने सबसे पहले शक्तिमान एम्बुलेंस सर्विस को कॉल किया और जो सच्चाई हमारे सामने आई उसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। शक्तिमान से बजे छो भागलपुर ले जाए गाड़ी पेशेंट के लोग कहाँ से? एनएमसीएस
हाँ भागलपुर ले जाए तो नंबर एगो एम्बुलेंस वाला से मिल रहे हैं भागलपुर यहाँ NMCH में। तो हमरा पेशेंट का ऑक्सीजन तब उतर जेते अब ओठा से ऑक्सीजन हमरा सीरियस है पेशेंट तो भागलपुर में हॉस्पिटल छोटा एडमिट करेबे ICU में कोविड मरीज बड़का गाड़ी भ जते तो कते दिया पड़ते तो जल्दी बता दे। 40,000 रुपया लगता 40,000 लगता है कथी का वो अथी वाला वेंटिलेटर वाला एम्बुलेंस ना आए वेंट वाला एम्बुलेंस में चाहिए। हाँ हाँ वेंट वाला हाँ तो वेंट वाला 40,000 लग जाता है जी कम सम नहीं होता है। पटना से भागलपुर की दूरी लगभग 250 किलोमीटर है, लेकिन 250 किलोमीटर की दूरी तय करने के एवज में शक्तिमान एम्बुलेंस सर्विस ने हमारे अंडरकवर रिपोर्टर से पूरे 40,000 रुपए मांगे। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि शक्तिमान एम्बुलेंस सर्विस ने तो बहुत कम पैसे मांगे थे। जी हां, हमने पटना से संचालित होने वाले नालंदा एम्बुलेंस सर्विस को कॉल किया और यहां जो हमें सुनने को मिला उससे तो हमारे पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। कौन हॉस्पिटल से जाना है? NMCH से भागलपुर। NMCH से। हाँ तो पेशेंट छे अभी वेंटिलेटर पर नहीं छे लेकिन वहाँ भागलपुर ओकरा लो जाए सीरियस छे ओकरा वेंटिलेटर पर डालबे ओठा भागलपुर में। तो ऑक्सीजन चाहिए ना सर? बड़का वाला एम्बुलेंस अगर दे देबो तो चल जेते। वेंट वाला? हाँ अच्छा ठीक है हम बात करके बताते हैं। तो बात करके कते देर में तो जल्दी में छिए हम तो कुछ जल्दी में कहाँ से हो जाए? कते ओकर किराया कते छे ओकर किराया कते दिया पड़ जेते? कम से कम 80 पड़ जाएगा। 80,000 पड़ जाता है वेंटिलेटर वाला क्या? तो कुछ कम सम कह दो ना आधा घंटा में लो जावे। ठीक है बात ड्राइवर से पहले बात करते हैं। 40 में नहीं होता 40 में बात करते हैं ड्राइवर से। हेलो हेलो यानी नालंदा के संचालक ने जो कहा आप भी सुनकर हैरान हो गए होंगे, क्योंकि 40 नहीं 50 नहीं 60 नहीं 70 नहीं बल्कि नालंदा एम्बुलेंस ने तो सीधा किराया 80,000 बता दिया। तो आप समझ सकते हैं कि एक तरफ मरीजों की जान जा रही है, परिजन लगातार अस्पताल में अधिकारियों के पास गुहार लगा रहे हैं कि कोई तो जान बचा दो, लेकिन जब मरीजों की हालत चिंताजनक हो जाती है, अस्पताल अगर बदलना पड़ जाता है, वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है, तो ऐसे ही एम्बुलेंस चालक के पास लोग फोन करते हैं। लेकिन फोन करने के बाद मजबूरी का कैसे फायदा उठाया जाता है ये आपने सुना। यानी नालंदा एम्बुलेंस सर्विस ने 80,000 रुपया किराया बताया। हम लगातार कहते रह गए कि कम कीजिए, उसने कम नहीं किया और फोन काट दिया। हमारी अंडरकवर टीम ने ये तो पता कर लिया कि बिहार में बड़ी एम्बुलेंस के लिए फिलहाल लोगों को मोटी रकम चुकानी पड़ रही है, लेकिन अभी छोटी एम्बुलेंस के किराए के फर्जीवाड़े का पता लगाया जाना बाकी था। लिहाजा हमने पटना एम्बुलेंस सर्विस के एजेंट को फोन किया। आप खुद सुनिए, बड़ी और छोटी एम्बुलेंस के लिए पटना एम्बुलेंस सर्विस ने हमसे कितने पैसे मांगे। बड़का वाला एम्बुलेंस चाहिए लेकिन अच्छा बड़ा वाला में कथी रहे छे? बड़ा रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा आपका, वेंटिलेटर रहेगा, मॉनिटर रहेगा। अच्छा कितने किराया दे देबे ओकर बड़का के? बड़का किराया पड़ जाएगा आपका 43,000 रुपया। 45,000 आए? भागलपुर खास जाना है ना, किधर जाना है? भागलपुर खास टाउने में जाए छे। भागलपुर खास जाना तो 43,000 रुपया पड़ जाएगा भैया। 43? हाँ 35 में नहीं होता है ना भैया, 35 में नहीं होगा। छोटका छोटका है लेकिन उसमें सिलेंडर ऑक्सीजन नहीं है भैया। अच्छा छोटका कते पड़ जाते? छोटका का कब पड़ जाएगा? 20,000 रुपया। छोटका के 20,000। हाँ जाहिर है एम्बुलेंस के किराए का कोई तय पैमाना नहीं है। मौके का फायदा उठाने वाले गिद्ध मजबूर लोगों से मुंह मांगा किराया मांग रहे हैं। मरता क्या ना करता की तर्ज पर लोगों को इन शैतानों को पैसे देकर अपने परिजनों की जान बचानी पड़ रही है। हालांकि कुछ एम्बुलेंस ड्राइवर ऐसे भी हैं जो अब भी देवदूत की तरह काम कर रहे हैं।
वो लोगों की मजबूरी का फायदा नहीं उठा रहे और जायज किराया ले रहे हैं। आप खुद सुनिए, पटना से भागलपुर के लिए इन 2 एम्बुलेंस ड्राइवरों ने कैमरे पर हमसे कितने पैसे मांगे। तो कितना किराया? जी 12,000 रुपया सर, 12,000 रुपया। क्या सब होता है वेंट एम्बुलेंस में? वेंट है, बाइपअप है, सेक्शन मशीन है, इन्फ्यूजन है, निमुलाइजर है, विथ पैरामेडिकल स्टाफ है, फुल्ली ऑक्सीजन, 2 जंबो सिलेंडर रहता है उसमें, जो कि फुल रहता है। शिकायतें आप लोगों के पास नहीं? हम लोग का शिकायत कुछ नहीं, हम लोग तो डेटे नहीं वैसा बोल रहे हैं कि शिकायत आएगा। जो जेन्युइन है यही ले रहे हैं हम लोग। एम्बुलेंस अगर भागलपुर जाए तो क्या? 12,000, छोटा वाला का 6,000, छोटा वाला का 6,000, वेंट एम्बुलेंस का 12,000। जाहिर है कोरोना के संकट काल में हर कोई बेईमानी पर उतारू नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका ईमान जिंदा है, लेकिन शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो कोरोना से जूझती आम जनता को पैसे बनाने की मशीन समझ रहे हैं। कुछ किलोमीटर की दूरी के लिए एम्बुलेंस सेवा के एवज में हजारों रुपए वसूल रहे हैं। ऐसे में सरकार और प्रशासन को ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी महामारी में मुनाफाखोरी करने से पहले 100 बार सोचे। मध्य प्रदेश में कोरोना के कुल एक्टिव मामले 1,08,913 हो गए हैं। राहत की खबर यह है कि सूबे में पॉजिटिविटी रेट कम होकर 16.9% हो गई है। वहीं एमपी में 24 घंटे में 11,051 नए मामले सामने आए हैं। भोपाल में 1,556, इंदौर में 1,669, जबलपुर में 946 और ग्वालियर में 861 नए मामलों को मिलाकर अब एमपी में कोरोना के करीब 1,08,913 एक्टिव केस हो गए हैं और 24 घंटे में कोरोना से प्रदेश में 86 लोगों की मौत हुई है, जबकि 4,538 लोग कोरोना को मात देकर ठीक हुए हैं। मध्य प्रदेश के मुरैना में पुलिस ने लॉकडाउन तोड़कर बाहर निकलने वालों के खिलाफ एक्शन लिया। एक दिन पहले ही वहां मोटरसाइकिल सवार कुछ बदमाशों ने जमकर आतंक मचाया था, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस भी एक्शन में आई और बेवजह निकलने वालों पर कार्रवाई शुरू कर दी। सामने आई तस्वीरों में पुलिस वाले एक मोटरसाइकिल वाले को डंडे से पीटते दिखाई दिए। बताया गया कि लड़का बिना किसी जरूरी काम के मोटरसाइकिल से घूम रहा था, लेकिन वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। इतना ही नहीं, पुलिस वालों ने उसकी मोटरसाइकिल की हवा भी निकाल दी। इस दौरान वहां बड़ी तादाद में पुलिस वाले तैनात दिखे, जो वहां से निकलने वालों की निगरानी करते नजर आए।